किसी भी कपल की सबसे बड़ी ख्वाहिश औलाद। हर इंसान ये चाहता है कि उसे अल्लाह ताला इस नेमत से नवाजे और उसे ये खुशखबरी मिले कि वो पेरेंट्स बनने वाले हैं। अगर आप औलाद के लिए ट्राई कर रहे हैं, कंसीव करना चाहते हैं और आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो यकीनन इससे बड़ी खुशखबरी की कोई बात नहीं। लेकिन अगर उस प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद खुदा ना खास्ता आप मिस कैरेज या हमल ज़ाया होने के प्रोसेस से गुजरते हैं, तो इससे तकलीफ दे कोई बात नहीं। आज के इस वीडियो में हम 7 ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिनको मद्देनजर रखते हुए आप मिसकैरेजेस को अवॉइड कर सकते हैं या जो बुनियादी तौर पर मिसकैरेज की वजूहात में टॉप पे आते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप ये जान सकें कि वो कौन सी चीज़ें हैं या वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आपने लाजमी अवॉइड करना है और जो आपने ख्याल रखना है ताकि आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद मिसकैरेज के प्रोसेस से बच सकें और आपकी प्रेगनेंसी एक हेल्दी तरीके से शुरू से एंड तक जा सके और आप एक अच्छी सेहतमंद औलाद की नेमत से मुस्तफ़ीद हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़हरा वसी है और आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है बेसिकली मिसकैरेज यानी कि हमल ज़ाया होने की वजूहात। इसे हम ईजी करके पॉइंट बाय पॉइंट 1, 2, 3 इस तरह करके 7 पॉइंट्स की फॉर्म में डिस्कस करेंगे और आप इस तरह करें कि आप अपने पास एक कॉपी रखें, पेंसिल रखें और इन 7 पॉइंट्स को अपने पास नोट कर लें, क्योंकि अगर आप इन 7 पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह 90 to 95% आप मिसकैरेज के रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं, उसको आप कवर कर सकते हैं। बाकी देखिए यकीनी कुछ भी नहीं सिवाय अल्लाह की ज़ात के, लेकिन हम सब ने मिलकर ये कोशिश करनी है, हमने अपना हिस्सा देना है, नॉलेज को स्प्रेड करना है और हमने उसको प्रैक्टिकली अप्लाई भी करना है ताकि हम खुद भी किसी मुश्किल से बच सकें और जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं जो इन मुश्किलात का शिकार हैं आप उन तक भी इस नॉलेज को लाजमी स्प्रेड करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। लेट्स स्टार्ट। कॉपी पेंसिल पकड़ लें और नोट करना स्टार्ट करें। पॉइंट नंबर 1 है हमारा फॉलिक एसिड। मेरे ख्याल से फॉलिक एसिड पे मैंने इतनी बात की है कि शायद किसी ने इतनी बात नहीं की। फॉलिक एसिड एक बहुत छोटी सी चीज़ है, एक इतनी छोटी सी गोली है फॉलिक एसिड की, लेकिन ये एक ऐसा प्रीनेटल सप्लीमेंट है, एक ऐसा विटामिन है जो कि बच्चे की नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि फॉलिक एसिड का जो रोल है वो स्टार्ट के 14 वीक्स तक है, यानी कि शुरू के 3 महीने। अब इसमें होता क्या है कि बहुत सारी बच्चियों को पता ही नहीं लगता, वो जब कंसीव करती हैं तो ऑलरेडी 2 महीने 2.5 महीने गुजर चुके होते हैं। तो वही एक टाइम है जिसके अंदर फॉलिक एसिड रिक्वायर्ड है, क्योंकि इस टाइम के अंदर जैसे ही आप कंसीव करते हैं, अगर आपको नहीं भी पता लगता तब भी और अगर आपको पता लगता है तब भी, आपके बच्चे की ग्रोथ, जो सेल्स की मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत ज़्यादा रैपिड है। और जितनी रैपिड यानी कि जितनी तेज़ी से बच्चा ग्रो कर रहा है, वो एक नुत्फे से बच्चा स्टार्ट होता है, फिर वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है और फिर वो तेज़ी से बड़ा होता जाता है। तो इस टाइम के दौरान जितनी तेज़ी से बच्चा बड़ा हो रहा है उतनी ही रिक्वायरमेंट फॉलिक एसिड की होती है। और जनरली हमारी बॉडीज़ में, ख़ास तौर पे इस सब कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, इन एरियाज़ में जो हमारी डाइट है और जो हमारा लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो यहाँ पे फीमेल पॉपुलेशन है उनकी बॉडीज़ में फॉलिक एसिड का कोई बहुत अच्छा रिजर्व या कह लें ख़जाना नहीं होता। उन्हें बाहर से ही टैबलेट्स की फॉर्म में फॉलिक एसिड लेना पड़ता है। तो ये रिकमेंडेड है कि जब भी आप प्रेगनेंसी की ट्राई करें या आप कोई माने हमल तरीका जो इस्तेमाल करें कॉन्ट्रासेप्शन, आप उसको स्किप करें, आप उसको छोड़ें, यानी कि आप प्रेगनेंसी की ट्राई करना स्टार्ट करें, साथ ही आप फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट कर दें, ताकि अगर आपको पता लगता है तब भी और नहीं पता लगता है तब भी, दोनों सूरतों में आपकी बॉडी में इनफ फॉलिक एसिड हो, आपके बच्चे की डेवलपमेंट जो है वो ख़राब ना हो। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में इनफ फॉलिक एसिड नहीं है और आप ऊपर से उसके सप्लीमेंट्स भी नहीं ले रहे तो मोस्टली ऐसे बच्चे डिफेक्टिव होते हैं, एबनॉर्मल होते हैं और कुदरत उनको खुद ब खुद ज़ाया कर देती है और ये मिसकैरेज की एक वजह बनती है। बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन इसको बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया जाता है। बाकी मजीद फॉलिक एसिड के डिटेल्स पे ऊपर आपको लिंक मिल रहा है, एक सेपरेट भी हमने इस पर कंप्लीट वीडियो बनाई है, आप काइंडली उसमें कंसल्ट कीजिएगा। सेकंड है वेट गेन। अच्छा देखिए, वेट गेन या वेट लूज ये दोनों एक्सट्रीम्स पे जब आप चले जाते हैं तो उसमें मिसकैरेजेस बहुत होते हैं। यानी कि जिस वेट पे आपने कंसीव किया है, अगर तो आप अपने नॉर्मल रेंज से
बहुत ज़्यादा ओवरवेट है। लाइक आपके जो नॉर्मल रेंज है वो 60 टू 65 या 70 केजी के दरमियान है, लेकिन जब आप कंसीव करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट है, आप 100 केजी या 110 केजी इसके राउंड अबाउट हैं, अपने बीएमआई से बहुत ज़्यादा है। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेगनेंसीज बहुत मुश्किल होती हैं। सेकेंडली अगर हो भी जाएँ तो उसमें मिसकैरेजेस के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। या फिर एक सूरत ये है कि प्रेगनेंसी होते ही आप बहुत ज़्यादा एकदम से वेट पुट ऑन कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं होती वेट पुट ऑन करने की। लेकिन अगर आप समहाउ बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लेते हैं तो ये भी एक रीज़न बनती है मिसकैरेजेस की। और दूसरी साइड पे अगर आपको प्रेगनेंसी के स्टार्ट में उल्टी मतली नोजिया वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप उसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको सीरियस नहीं ले रहे, अपने डॉक्टर को कंसल्ट नहीं कर रहे, या वो प्रॉपरली कंट्रोल नहीं हो रहा और आप बहुत ज़्यादा वेट लूज कर रहे हैं, तो उसका भी एक मुज़र असर जाता है डायरेक्टली आपके फिटस पे, आपके बेबी पे, और ये भी मिसकैरेज में चला जाता है। और साथ ही अगर आप प्रेग्नेंट जैसे ही होते हैं, जैसे ही आप कंसीव करते हैं, अब बहुत ज़्यादा अंडर वेट हैं, अपने आइडियल वेट से बहुत ज़्यादा नीचे हैं, तब भी मिसकैरेज के चांसेस हैं। तो इन शॉर्ट आपका वेट कंसीव करते हुए या कंसीव करने के फ़ौरन बाद बहुत ज़्यादा या बहुत कम होता है, तो ये भी एक मिसकैरेजेस की बहुत बड़ी रीज़न है, जो कि नेग्लेक्टेड है, जो कि लोग कहते हैं हमें समझ नहीं आया, लेकिन ये एक बहुत क्लियर सा पॉइंट है, इसको समझना बहुत आसान है अगर आपके जहन में ये हो तो। थर्ड है हमारा गुड एंटीनेटल चेकअप या गुड एंटीनेटल केयर, यानी कि जो हमारी रिसर्च है और जो आदाद शुमार हैं उसके मुताबिक अगर आप किसी भी अच्छी अपनी कंसल्टेंट या गायनाकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर रहे हैं और प्रॉपर चेकअप्स ले रहे हैं, तो 90 to 95% चांसेस हैं कि आपकी प्रेगनेंसी एक अच्छी हेल्दी अनइवेंटफुल प्रेगनेंसी रहेगी। क्योंकि जैसे आप अगर उनसे प्रॉपर चेकअप्स ले रहे हैं, जैसे कोई प्रॉब्लम होगा वो साथ ही उसको हाईलाइट करेंगी और आपको बता देंगे कि इसको आपने फ़ौरन ऐसे करेक्ट कर लेना। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ रही है, बीपी का मसला आ रहा है, शुगर का, ग्रोथ का, वो फ़ौरन उसको, जैसे आप रेगुलर चेकअप के लिए जाते हैं, आपको बताया जाएगा कि आपको ये मसला आ रहा है और साथ ही उसको करेक्ट कर दिया जाएगा और प्रेगनेंसी के ख़राब होने के चांसेस बहुत कम होंगे। इसके ऑपोजिट साइड पे अगर आप किसी भी गायनाकोलॉजिस्ट को कंसल्ट नहीं कर रहे हैं या आप किसी जीपी को, जनरल आम जो नज़ला ज़ुकाम खांसी वाले डॉक्टर्स हैं, उनको आप कंसल्ट करें, तो उसमें जस्ट 50 to 60% चांस है कि आपकी प्रेगनेंसी अनइवेंटफुल जाएगी। बाकी उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, 40 to 50% उसमें रिस्क है कि कोई भी मसला इंक्लूडिंग मिसकैरेज हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें है बहुत इंपॉर्टेंट आजकल की सोसाइटी और आजकल के दौर को जहन में रखते हुए बात, स्ट्रेस दोनों किस्म के हैं। अगर तो आप जॉबियन हैं, आप वर्किंग लेडी हैं, तो आपको मेंटल और फिजिकल दोनों किस्म के स्ट्रेस से बचना है। ये मिसकैरेजेस की एक बहुत बड़ी कॉज है, रीज़न है। अगर आपके पहले भी मिसकैरेजेस हो चुके हैं या फिर आप एक ऐसे स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में काम करते हैं जहाँ पे आपको फिजिकली और मेंटली टाइम नहीं मिलता रिलैक्स होने का, तो ये एडवाइजेबल है काइंडली कुछ अरसे के लिए अपनी जॉब से आप थोड़ा सा ऑफ ले लें, अपने आप को इजी टाइम दें, स्ट्रेस फ्री खुद को रखें। और दूसरा ये कि अगर आप घर में रहते हैं, इवन आप वर्किंग नहीं भी हैं, तो घरों के माहौल को काइंडली स्ट्रेस फ्री रखें, क्योंकि घरों में ख़ासतौर पे जॉइंट फैमिलीज़ में अगर माहौल बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो तो ये भी मिसकैरेज की एक बहुत बड़ी रीज़न है, क्योंकि हर चीज़ यहाँ से कंट्रोल होती है, ब्रेन से। जब माँ की हर चीज़ यहाँ से कंट्रोल होनी है, उसने डायरेक्टली बेबी को इफेक्ट करना है, और उसमें ये मिसकैरेजेस की एक बहुत बड़ी रीज़न है और इग्नोर्ड रीज़न है। लोग कहते हैं क्यों हो गया मिसकैरेज, पता ही नहीं लगा, लेकिन जब इर्द गिर्द का माहौल देखा जाता है तो या वो लेडी, वो औरत बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्सर्ट हो रही होती है या वो मेंटली एक्सर्ट हो रही होती है, तो इस चीज़ को आपने ख्याल रखना है। नेक्स्ट है कुछ लाइफस्टाइल में ये है कि आप बहुत ज़्यादा, अगर आपको बिंज ईटिंग की आदत है, जंक फूड आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, बेकरी आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, इस चीज़ को हम लोग कंसिडर भी नहीं करते, अक्सर घरों में इतनी ज़्यादा बेकरी इस्तेमाल होती है लेकिन उसको इग्नोर किया जाता है। जैसे हर चाय के साथ बिस्किट चल रहे हैं, हर चाय के साथ निम्को है, रस है, बाकर खानियाँ है, या फिर खाने के बाद जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो चाय वगैरह ली जाती है और उसके साथ बेकरी प्रोडक्ट्स ली जाती हैं। मतलब वो आप एक डाइट के ऊपर एक्स्ट्रा डाइट ले रहे हैं, तो ये आपका बहुत अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, या बाहर से आपका खाना पीना बहुत ज़्यादा है, या फिर कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जैसे इन केस अल्कोहल ड्रिंकिंग है, शराब नोशी, वो बच्चे में कुछ ऐसे नकाइस भी पैदा कर देती है कि मिसकैरेज हो जाता है, या मिसकैरेज नहीं भी होता तो बच्चे अब नॉर्मल होते हैं, जिसको हम कहते हैं फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। या स्मोकिंग पे काइंडली थोड़ा सा फोकस करें, क्योंकि स्मोकिंग की दो टाइप्स हैं, या तो आप खुद स्मोकिंग करते हैं, एक्टिव स्मोकिंग, वो आपकी डायरेक्टली बच्चे को इफेक्ट करेगी, आवल सुकड़ जाती है, पानी खत्म हो जाता है, ग्रोथ खत्म हो जाती है और मिसकैरेजेस भी होते हैं। दूसरी होती है पैसिव स्मोकिंग, जिस पे कोई ध्यान नहीं देता। पैसिव स्मोकिंग का मतलब ये है कि आप स्मोकिंग नहीं कर रहे लेकिन आपके इन्वायरमेंट में कोई स्मोकिंग कर रहा है। लाइक आपके घर में कोई भी मेल है, आपके हस्बैंड हैं या आपके फादर हैं या आपके भाई हैं, वो स्मोकर हैं, तो
वहाँ से जो केमिकल्स जनरेट होते हैं, जो धुआं होता है वो आपके अंदर जो जा रहा है, दिस इज पैसिव स्मोकिंग। आप मेंटली सेटिस्फाइड है कि मैं स्मोकर नहीं हूँ, लेकिन वो जो आपके इर्द गिर्द माहौल में स्मोक है वो आप तक जा रहा है, आप एक पैसिव स्मोकर है। और पैसिव स्मोकिंग उतनी ही डेंजरस है जितनी एक्टिव स्मोकिंग। तो अगर आपके घर में कोई स्मोकर है तो काइंडली उससे कहें कि जब आप कंसीव करने की ट्राई कर रहे हैं या आप कंसीव कर चुके हैं, कि वो घर के प्रेमिसेस में या जहाँ आप हैं, जहाँ पे आप रहते हैं, उस एनवायरनमेंट में वो स्मोकिंग ना करें, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग को बिल्कुल अहमियत नहीं दी जाती, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कॉज है बच्चे में जिनियाती मसाइल का, जेनेटिक डिफेक्ट्स का, मिसकैरेजेस का, और बाद में जो है एबनॉर्मेलिटीज़ का। तो इन चीज़ों का आपने लाजमी ख्याल रखना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं और बता दूँ कि अगर आप ऑलरेडी किसी मेडिकल मसले का शिकार हैं, जैसे आपको ब्लड प्रेशर है या शुगर है, और आप उसकी कोई मेडिसिन ले रहे हैं और आप कंसीव कर लेते हैं, तो उनमें से 90% मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनको रिव्यू करके चेंज करना होता है, जो प्रेगनेंसी में सेफ नहीं होती। जैसे हम शुगर के मरीजों को ग्लूकोफेज के अलावा कोई खाने वाली दवाई नहीं दे सकते। ग्लाबिनक्लामाइड आमतौर पे दवाई है, वो जाती है, लेकिन वो शुगर में नहीं, प्रेगनेंसी में शुगर के लिए नहीं जा सकती। ऐसे ही हाइपरटेंशन में बहुत सारी मेडिसिन जाती हैं, एस इनहिबिटर्स वगैरह, लेकिन वो प्रेगनेंसी में नहीं जा सकते। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें कि अगर आप ऑलरेडी शुगर, ब्लड प्रेशर या थायराइड या किसी भी किस्म के मसले का शिकार हैं और प्रेग्नेंट हो जाते हैं, लाजमी मेडिसिन को रिव्यू कराएं, क्योंकि अगर आप कोई डेंजरस मेडिसिन ले रहे हैं वो भी आपके मिसकैरेज की रीज़न बन सकती है। अच्छा, नेक्स्ट है, 2 पॉइंट्स रह गए जस्ट, उनको भी आप गौर से सुने। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 6, बिल्कुल इसी से रिलेटेड है कि आप अगर किसी नॉन मेडिकल डिसऑर्डर में, आपको पता है कि आपको कोई मसला है जिसमें शुगर है, बीपी है, थायराइड का मसला है, कोई हड्डियों का मसला है, मैदे का मसला है, पित्ते का मसला है, लबलबे का मसला है, कोई ऐसा मसला है, घुटनों का मसला है, कोई नॉन मेडिकल डिसऑर्डर है, या मिर्गी के दौरे हैं जिसके हम एपिलेप्सी कहते हैं, या खून का कोई मसला है, थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, और आप उसके लिए कोई मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं या अपने फिजिशियन से कंसल्ट कर रहे हैं, तो जैसे ही आपको प्रेगनेंसी होती है, एक इसको हम कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, आप साथ ही अपने गायनेकोलॉजिस्ट को बताएं और उनको बताएं कि मैं पहले से ये दवाइयाँ ले रही हूँ, अब मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो आपकी कुछ दवाइयाँ रिव्यू करेंगे और आपको फ़ौरन से बताएंगे कि इसका आपने किस तरह से कंट्रोल रखना है, क्योंकि प्रेग्नेंट होते ही दवाइयों की डोजेस, उनकी टाइप और सब कुछ बदल जाता है। तो इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखें। जो आप पहले दवाइयाँ ले रहे हैं उन पे आपका जितना मर्जी अच्छा कंट्रोल है, आपने प्रेगनेंसी में लाजमी रिव्यू करवानी है। अब लास्ट पॉइंट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर आपको बार बार यूरिन के इन्फेक्शन होते हैं, आपको यूटीआई का मसला है, या फिर आपको लिकोरिया का मसला है, वजाइनल डिस्चार्ज होते हैं इन्फेक्टिव किस्म के, जिनमें स्मेल आती है या खारिश होती है, तो ये मिसकैरेजेस की एक बहुत बड़ी रीज़न है। तो इसको काइंडली बिल्कुल